नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम बैक। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली भाई, मैं उमर बात कर रहा हूँ। I'm just got one quick question from you. I'm a बताएं। British national. I've got my parents in Pakistan. They're both retired. Abu is 74. Ammi, I think she's 64, 65. राइट। They're planning to come here um, for a visit during Eid. अम्मी को ऑलरेडी पहले 2 साल का वीजा लग चुका है। अबू ने सिर्फ एक दफा अप्लाई किया था, 6 months का वीजा लगा था। My question is that can now mom is going to apply for 5-year visa. Dad, I think, will be applying for 2-year visa. Can they apply together as a couple on one form, or do they have to apply separately on 2 forms? And one last question. Yeah. They're going to sponsor themselves, like उनके पास पैसे हैं अकाउंट में. I'm just going to show that they'll be living over here. Okay. पहले मैं already हमेशा बैंक स्टेटमेंट भेजता था, लेकिन because now they just made a sudden plan to come and spend Eid with me. Yeah. मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सिर्फ 1-2 माह की है. मैं 6 months की पिछली शो नहीं करवा सक रहा. So will that be a problem, or because they're sponsoring themselves, it shouldn't be an issue? And last thing, I was reading on British, the border agency website that they've introduced like a TB tuberculosis test. वो उनको करवाना पड़ेगा. I was reading that anyone who's coming to UK, they have to do this TB diagnostic or whatever. So will that apply to them? That's about it, really. चलो मैं बताता हूँ जी। पहली चीज तो कि इट सीम्स लाइक आपके मदर का और फादर का वीजा कुछ अर्सा पहले लगा था, बिकॉज ये सारी चीजें काफी देर से चल रही हैं। और ये खास तौर पे टीबी वाला जो है, इसको तो मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले आज से इंट्रोड्यूस किया था, और वो चीज अभी तक चलती आ रही है। सो यस, जब उन्होंने अप्लाई करना है तो उनको अपने टीबी स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी, और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स की आपने बात पूछी कि दोनों एज ए कपल इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं एक फॉर्म के ऊपर, नहीं, 2 डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। यस, यू कैन मेक कंबाइंड एप्लीकेशन जो एक पैकेज में जाएगी, और उसकी इकट्ठी आप फीस पे कर सकते हो, इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 2 ही फिल होंगे। सो मदर का अलग, फादर का अलग। तीसरी चीज आपने पूछी कि आपको बैंक स्टेटमेंट्स लगाने की जरूरत है कि नहीं, बिकॉज आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हो, या पहले आपने स्पॉन्सर किया था लेकिन अपने पैसे वो खुद खर्च करेंगे। स्पॉन्सरशिप का ये याद रखें, स्पॉन्सरशिप में 3 बिगेस्ट एलिमेंट्स आते हैं। एक एलिमेंट आता है स्पॉन्सरशिप टू गिव अ रीजन कि वो क्यों आना चाह रहे हैं। दूसरी स्पॉन्सरशिप का जो मतलब बनता है वो ये कि आप कह रहे हो कि जी मैं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा। तीसरी अकोमोडेशन का एलिमेंट होता है कि आप कहते हैं कि मैं उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करूंगा। एक बंदा कहता है कि जी मैं उनका बेटा हूं, मैं उनको यहां पे अपने पास रखूंगा, मैं उनका सारा खर्चा उठाऊंगा, वो मुझे विजिट करने के लिए आ रहे हैं, वो तीनों चीजों पर स्पॉन्सर कर रहा है। एक बंदा कहता है जो आप कह रहे हो कि मैं उनका बेटा हूं, मेरी वजह से वो यहां पर आ रहे हैं, तो मेरी स्पॉन्सरशिप वहां पे जा रही है, वो मेरे पास आके रहेंगे। सो अकोमोडेशन आपने अपनी प्रोवाइड करनी है, लेकिन खर्चा वो अपना खुद ही करेंगे, जो उनका खर्चा है, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह अपने पैसे हैं, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पे वो यहां पर आएंगे। सो इसलिए मेरी तरफ से उनको इनकम शो करने की या सपोर्ट शो करने की जरूरत नहीं है, विच इज परफेक्टली फाइन। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वहां से लगाएंगे, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं लगानी, आपने सिर्फ बताना है कि जी मेरे पास अकोमोडेशन अवेलेबल है, इतने बेडरूम का मेरा घर है, या मैंने रेंट किया हुआ है, या मैंने बाय किया हुआ है, इतने लोग वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, ये लोग आएंगे तो एक कमरा ये लोग भी ले लेंगे, इनके लिए एक कमरा अवेलेबल है, और ये सारे लोग जो मेरी फैमिली और ये मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जब यहां पर आके रुकेंगे, तो हम इकट्ठे एक जगह पे जब होंगे तो प्रॉपर्टी स्टैट्यूटरी तौर पे ओवरक्राउडेड नहीं होगी। अगर आपने ये चीज पूरी कर ली तो देयर शुड नॉट बी एनी इश्यूज। बिल्कुल इसमें कोई एग्जैजरेशंस ना कीजिएगा, बिल्कुल इसमें कोई उल्टी सीधी बात ना कहना कि जो आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि जो अगर वो पकड़ लें तो आपके पास पैराग्राफ 320 का रिफ्यूजल लग जाए, और उसके बाद वो बेचारे जब भी अप्लाई करें उनको रिफ्यूज ही करते रहे। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। कोई चालाकी नहीं मारनी, सीधा सीधा काम करें। उनके पास अकाउंट में पैसे हैं, वो वहां पे अपने घर में रहते हैं, खुश हैं, उनकी तबीयतें ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है, वो यहां पर आना चाहते हैं आपको विजिट करने के लिए, ईद आपके साथ गुजारना चाहते हैं, वो आएंगे, आपके साथ टाइम गुजारेंगे, ईद गुजारेंगे, और उसके बाद वापस चले जाएंगे। आप उनको अकोमोडेशन की प्रोवाइड करना चाहते हो, और आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि आप प्रूव कर सको कि वो आपको विजिट करने के लिए आ रहे हैं, एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फर्दर। ऑलराइट जी, आई थिंक यही आपका सवाल था। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मेरा 2 सवाल ही है, लेकिन ये
दो केसों की तशरीह आप बेहतर करती हैं, इसलिए आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। एक तो ज़मरानो का 26 को उन्होंने अमेंडमेंट किया है कि जो 16 जुलाई से वो अमेंड करेंगे, वो नया पैराग्राफ उसमें ला रहे हैं 12(1)(a। अच्छा, उसके मुताबिक प्लीज आप मुझे बता रहे हैं। और दूसरा इसका ये है कि मेरा बच्चा ब्रिटिश है, क्या मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ जो नई अमेंडमेंट ला रहे हैं? क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो डिसेबल है और उसके मैं साथ तो नहीं रहता, लेकिन बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, स्कूल से लेके आता हूँ और दूसरी उसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन आया है जो डिपोटेशन के मुतालिक है, उन्होंने हाथ में फैसला दिया डिपोटेशन के, सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई को है, इसके मुतालिक प्लीज बता देंगे। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। जो आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करें, मैंने अभी 7 जुलाई वाला नहीं देखा जी, सो मैं जब देखूंगा आपको तब बताऊंगा। आई हैव नो आइडिया अभी कौन सा डिसीजन आया है। जिम्ब्रानो में आपको बता देता हूँ क्या है। जिम्ब्रानो के अंदर जो चीज कही गई है वो ये कि अगर एक बंदा, ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो कि यूके में रह रहे हैं, उनको ये चीज यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी। वो कहते हैं कि जी कोई बच्चा या एडल्ट यूके नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल है और वो यूके में रह रहा है, उसको लुक आफ्टर करने के लिए किसी की मदद की जरूरत है और वो मदद आप करते हैं। हु इज अ नॉन EEA नेशनल, यानी आप यूरोपियन कंट्री के सिटीजन नहीं हैं, आप किसी और कंट्री के सिटीजन हैं जो EEA एरिया से बाहर है। सो आप अगर उसको लुक आफ्टर करते हैं और अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, तो अगर आपको निकाला जाता है और उसका इफेक्ट यह होगा कि उस ब्रिटिश नेशनल को भी यूके से निकल के जाना पड़ेगा, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको भी स्टेटस मिल जाना चाहिए। जिम्ब्रानो की बेसिक तशरीह या उसकी जो बेसिक मतलब है वो ये है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब एक बच्चा है, वो अभी 2 साल का है फॉर एग्जाम्पल, अब वो अपनी माँ के पास रहता है, माँ के पास कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन जो उसका बाप था जो अब छोड़ के उनको जा चुका है वो ब्रिटिश था। अब बच्चा बाय बर्थ ब्रिटिश है, माँ के पास कोई स्टेटस नहीं है, क्या माँ को स्टेटस मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है, बिकॉज अब हम ये कह रहे हैं कि जी अगर बच्चे को हम यहां पे रखना चाहते हैं या बच्चा अगर यूके में रहना चाहता है तो फिर मां को साथ रहना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी सेंस नहीं बनती। अब सबसे बड़ी कॉमन सेंस क्या आती है कि जी 2 साल का बच्चा क्या कहेगा कि मैंने यहां रहना है, क्योंकि उसकी तो कोई अपनी इतनी सोच नहीं है। उस तरह के केस में इट कुड बी ऑल राइट कि उसको यहां से निकाल दिया जाए, कि वो अपनी मां के साथ जाए, क्योंकि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट मां के साथ ही होंगे। लेकिन अगर वही बच्चा 7 साल का होता है यहां पे और वो 7 साल का यहां पे स्कूल जा रहा है, वो यहां पे रहना चाहता है, उसकी फ्रेंडशिप्स हैं, उसकी वो लैंग्वेज अपनी बिल्कुल स्ट्रांग है, यहां पे सब उसके बाकी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब यहां पर हैं, उसकी मां इलीगल है। अब उसके अंदर मां की एप्लीकेशन की जा सकती है कि जी बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मैं जाती हूं तो उसको भी यहां से निकलना पड़ेगा, जो कि गलत है, और बच्चे के तमाम सर्कमस्टांसेस देखते हुए उसको यहां पे रहने की इजाजत मिलनी चाहिए, तब आप उसको स्टेटस मां को देते हैं यहां पे। सो ये वाली सिचुएशन बनेगी। आपने जो बताया आपकी कुछ 50-50 सिचुएशन लग रही है, आप बता रहे हैं कि मां के पास रहता है लेकिन मां डिसेबल है, आप उसको बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं। अब जो आप उसको काम जो उसके लिए करते हैं बच्चे के लिए, देखना यह है कि वो उस लेवल पे आता है कि नहीं कि ये कहा जाए कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर आपको निकाला जाता है यहां से तो बच्चे को भी साथ निकालना पड़ेगा। क्या जो काम आप उस बच्चे के लिए करते हैं या जिस वजह से आप कहते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या अगर आप ना हो तो कोई और वो नहीं कर सकता? ये टेस्ट है। अगर कोई और कर सकता है तो फिर आपकी जरूरत नहीं है, फिर आप जाएंगे यहां से, जिम्ब्रानो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल चेंज कर लेता हूं, मैं चेंज करके ये कहता हूं एक आदमी है, ही इज 60 years of age, वो कोई डिसेबिलिटी है उनकी, कोई बीमार रहते हैं, वॉट एवर इट इज, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, और उनका बेटा है यहाँ पे जो आके स्टूडेंट वीजा पे आया था, अब ओवरस्टे हो चुका है, लेकिन वो बाप को लुक आफ्टर करता है। अब बाप को अगर वो लुक आफ्टर ना करे तो क्या कोई और लुक आफ्टर कर सकता है? वो देखना पड़ेगा सोशल सर्विसेज क्या कहते हैं, NHS के अंदर उनको क्या हेल्प मिल सकती है, क्योंकि बाप तो ब्रिटिश नेशनल है। अब अगर जो भी उनको कोई हेल्प मिल सकती है अगर वो काफी है तो बेटे को जिम्ब्रानो में स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो उनको हेल्प मिल रही है वो काफी नहीं है और बेटे को लुक आफ्टर करना पड़ता है, ये सारी हेल्प बेटे को करनी पड़ती है, तो फिर उसकी वजह से बेटे को जिम्ब्रानो का स्टेटस मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि 5 years का रेजिडेंस परमिट होगा। उसके बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो जी हेलो जी जी क्या अली भाई कैसे हो? खैरियत। अच्छा, मैं सूरज बोलता हूँ, पटेल हूँ मैं इंडिया से आया था। 2006 2006 में बच्चे के साथ आया था, 2 बच्चे हैं मेरे।
हाँ। अंडर 15 है वो। ठीक। 11 इयर्स की डॉटर है और 14 इयर्स का बेटा है। हाँ। और 6 इयर्स हुए हैं। तो मैंने लास्ट ट्यूसडे को फाइल डाला है। तो मेरा पुराने रूल्स में आएगा या नया रूल्स में? और मेरे को 3 साल का वीजा अगर मिले तो 3 साल का मिलेगा या 2.5 साल का 10 साल के लिए मिलेगा? बस वही जानना था। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। वेरी गुड, थैंक यू पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच। सिंपल बात आपको ये बताऊं, मैंने खुद पिछले हफ्ते बहुत सारी एप्लीकेशंस डाली हैं अपने क्लाइंट्स की, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसको डालने के लिए, वो सिर्फ ये है, आप एक एग्जिस्टिंग कानून के अंदर एप्लीकेशन डाल रहे हो, आपको उसके अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए, अनलेस कोई उन्होंने ऐसी चीज बनाई है कि नहीं जी आपको इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। अब वो चीज आप पहले बैठ के नहीं बता सकते थे। सो मैं ये कहता हूं कि आपने अपने चांसेस इंक्रीज कर लिए हैं कि आपको दोनों में से किसी भी चीज में देखा जाए और आपको स्टेटस दिया जाए। अगर आपके बच्चों को 6 इयर्स यहां पर हुए हैं और पहली एप्लीकेशन आपने डाल दी पुराने रूल्स के मुताबिक और उसके अंदर ही कंसिडर किया जाता है उनको, तो वहां पे 7 इयर्स का कोई थ्रेशोल्ड नहीं था। सो आपके बच्चे क्योंकि वो पैदा यहां पे नहीं हुए, वो बड़े थे जब यहां पर आए। फॉर एग्जांपल 15 साल की आपने मेरे ख्याल बेटी बताई अपनी, अब 15 साल की बेटी आपकी जब वो यहां पर आई थी तो सिर्फ 9 साल की थी। अब उसने अपने टीनेज ईयर्स यहां पे शुरू किए हैं, उसने अपने GCSE वगैरह यहां पे किए हैं। उस बच्ची को जो इफेक्ट यहां पे हुआ होगा आके, वो उसको अगर वो यहां पैदा हुई होती और अब वो 6 साल की होती तो वो नहीं होना था, क्योंकि जो टाइम पीरियड उसने गुजारा है वो डिफरेंट था। उसकी जो बेसिक ग्राउंडिंग हुई है, ठीक है, उसकी बेसिक जो लैंग्वेज वगैरह होगी वो वही होगी जो वो इंडिया में आपके साथ बोलती थी, लेकिन यहां पर आके उसने बहुत कुछ और पिकअप कर लिया होगा, और अगर उसने कल्चरली उस चीज को अडेप्ट कर लिया है तो फिर बहुत फर्क पड़ता है उससे। सो इसलिए आपकी केस में मेरा ख्याल है ये अच्छा है कि आपने एप्लीकेशन डाली। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जी आपको 3 साल की लीव मिलेगी या आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी। मुझे इमिग्रेशन रूल्स के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के अंदर एक जगह पे एक ऐसी चीज नजर आई है जहां पे लिखा हुआ था कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन की गई है और वो आप अपील में हैं और उसकी अपील डिसाइड आपकी फेवर में हो जाती है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो वो आपको 3-3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव देने के बजाय 2.5 साल की लीव देंगे। ये चीज मैंने एक जगह पे पढ़ी है ऑलरेडी। सो मैं उसकी एनालॉजी ड्रॉ करके ही समझता हूं कि अगर वो बाकी केसेस के ऊपर भी ये चीज अप्लाई करेंगे, सो जो केस पहले अप्लाई कर दिया गया उसके ऊपर अगर फैसला अभी किया जा रहा है तो दोनों चीजें हो सकती हैं, 3 साल की लीव भी मिल सकती है, 2.5 साल की भी मिल सकती है। अगर मुझे कहा जाए कि नहीं जी एक ही चूज करो कि दोनों में से कौन सी मिलेगी, तो मुझे लगता है कि 2.5 साल की लीव अब देंगे वो, बिकॉज जो नए रूल्स आए हैं उसको उन्होंने उसके मुताबिक ही लेके चलना है। आई थिंक अगर वो अप्लाई करेंगे तो दिस इज अनफेयर, अगेन मुझे खुद पसंद नहीं है, लेकिन लॉ जिसके अंदर आप अप्लाई करते हो, जिस डेट पे आप अप्लाई करते हो उस डेट पे वो लॉ अप्लाई होना चाहिए। सो ये तो एक चीज है, लेकिन जब आपका प्रोसेस देखा जाता है या उनका प्रोसीजर देखा जाता है कि जब वो अपने अपील इंप्लीमेंट करते हैं या आपको स्टेटस देते हैं तो उस वक्त क्या प्रोसीजर है, तो वो उसको अगर फॉलो करें तो वो भी ठीक है। सो उनका जो प्रोसीजर होगा वो ये प्रोसीजरल चीज है कि आपको 2.5 साल की लीव देनी है कि 3 साल की लीव देनी है। सो इन दिस केस मेरा ख्याल है कि जो लोग आर्टिकल 8 के केसेस के अंदर सक्सेसफुल होंगे उनको शायद डिस्क्रिप्शनरी लीव ना दें, उनको मोस्ट प्रॉब्ली 2.5 साल की लीव देंगे। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। अली भाई। वालेकुम। अली भाई मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक तो ये है कि मुझे यहाँ पे 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट मिला था लास्ट ईयर अक्टूबर में। ओके। ठीक है, फिर मैंने अपनी वाइफ वगैरह का भेजा है, साथ उनके स्पाउस के लिए भी भेजा हुआ है उनका। मेरी बेटी को जो है मेरी मतलब की तो नहीं पैदा हुई थी तो उसको तो ब्रिटिश नेशनलिटी मिल गई है। ठीक। और अब मुझे ये पता करना था कि मेरी वाइफ का गए हुए ऑल टुगेदर 4 मंथ्स हो गए, तो क्या उसका वही पुराने रूल्स के अंदर आएगा? पहली चीज तो ये। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेरी वाइफ को यहाँ पे 7 ईयर्स हो गए मेरे साथ ही जी। तो मुझे ये पता करना है कि अगर इंशाल्लाह उसका स्पाउस लग जाता है तो उसमें एक तो हम उसको दोबारा वो मतलब स्ट्रेट अवे कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ, मैं फुल टाइम वर्क करता हूँ, 17,000 मेरी पे बनती है और मैं जो मेरे मतलब बेनिफिट्स ले रहा था अब मैं ले रहा हूँ वो मतलब मेरी वाइफ के नाम पर नहीं, मेरे ही नाम पे बेनिफिट्स वगैरह, लेकिन सिवाय सिर्फ इसके मुझे चाइल्ड बेनिफिट वगैरह चाइल्ड पता नहीं कौन सा होता है जिसमें वाइफ का भी नाम डलता है, वो उसके पता चाइल्ड पता करना चाह दोनों के वो मुझे आंसर बता दें। मैं फुल टाइम करूँ और बेनिफिट्स का सिर्फ मुझे थोड़ा सा अभी रोला पड़ रहा है और या फिर और इंडेफिनिट के लिए क्या मुझे ये नए वाले 18,600 देने पड़ेंगे?
इंडेफिनेट के लिए 18 अच्छा मैं बताता हूँ जी। पहली बात तो यह आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, आपने एप्लीकेशन की, 4 महीने आपकी एप्लीकेशन गए हुए हो चुके हैं, सो आपको अभी वेट करना है, आपके ऊपर पुराने रूल्स ही अप्लाई होते हैं, आपको इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। 18,600 की आपने जो कुछ भी करना था आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका आप इंतजार कीजिए। जो आपको स्टेटस उसमें मिलना चाहिए, आई थिंक उस पर आपको 2 साल की लीव मिलनी चाहिए जो पुराने रूल्स के मुताबिक है, और उस 2 साल के बाद जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंडेफिनेटली मिल जानी चाहिए, और उसके लिए भी आपको 18,000 वगैरह कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, बिकॉज वो पुराने रूल्स के मुताबिक ही चलेगा, आपके ऊपर वो पुराना पैराग्राफ 281 ही लगना चाहिए। सो दैट इज द सेम थिंग जो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। जो आपने कहा कि आप काम कर रहे हैं और आप साथ बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, कोई आप वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट वगैरह ले रहे हैं जिसमें उनका नाम भी आता है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज अगर वो अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट करने के लिए बेनिफिट्स कोई नहीं ले रही हैं, देन दैट्स फाइन, सो उसमें कोई इशू नहीं है। तीसरी चीज, 7 साल उनको अगर यहां पर हो गए हैं, उनको जो स्टेटस मिलना है यहां पे, वो अभी उनको 2 साल का स्पाउस वीजा मिलेगा, सो वही अभी उसको लेके आगे चलेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कब उनको मिलता है, आपने देखना है कि उनके 10 साल कब कंप्लीट होते हैं। अगर उनको लीगली रहते हुए 10 साल हो जाते हैं पहले, तो आप उसकी बेस पे इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर लीगली रहते हुए 10 साल नहीं होते, उससे पहले उनका स्पाउस वीजा का टाइम पूरा होता है, तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर स्पाउस वीजा पे उनका टाइम पूरा हो जाता है और उनको इंडेफिनेटली मिल जाती है, जिस दिन उनको इंडेफिनेटली मिलती है उसके अगले दिन ही वो अप्लाई कर सकती है नेशनलाइजेशन के लिए, ये अभी के लॉज के मुताबिक है। बिकॉज अगर आपने वो अप्लाई किया और उसके अंदर उनको इंडेफिनेटली मिल जाती है, तो नेशनैलिटी लॉज अभी ये कहते हैं कि ब्रिटिश नेशनल से शादी की बेस पे जब आप अप्लाई करते हैं तो, और आपने 3 साल गुजार लिया और इंडेफिनेटली आपको मिल गई, तो आपको 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, सो उसमें वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर उनके अभी 10 साल कंप्लीट नहीं होते, स्पाउस वीजा चल रहा है, तो आपको एक एक्सटेंशन कोई और करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए होगी वो तो आपको देखना है, अगर आपका इंडेफिनेटली किसी और बेस पे नहीं होती। सो बस ये चीज देख लीजिएगा, अगर इंडेफिनेट लीव हो जाती है देन यूर ओके, फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। इंडेफिनेट लीव के लिए आपको 18,600 दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मेरे छोटा सा मसला है, छोटा नहीं मसला तो बहुत बड़ा है। मैं 2012 इसमें 2 में आई थी। क्या जी? मैं ना 12 इसमें 2002 में आई थी यहाँ पे। आप 2002 में आई थी? जी ठीक। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। विजिटर वीजे पे आई थी मैं। ठीक। हीथ्रो एयरपोर्ट पे मेरी स्टैंप नहीं लगी थी। अच्छा। आई डोंट नो क्यों नहीं लगी थी, वो मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ आई मैंने ब्रिटिश आदमी से शादी की। ठीक। विस्टेशन की मैंने यहाँ आके, उसके बाद मैंने होम ऑफिस में पासपोर्ट फीस वगैरह सब कुछ भेज दिया। 2 साल बाद उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। उस रिफ्यूज के बाद फिर मैंने अपील की, अपील में भी उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। फिर मैंने सोलिसिटर चेंज किया, उसके बाद मेरा वो केस अभी तक ऐसे ही चलता जा रहा है। हर 6 मंथ बाद वो कहते हैं जी आप वेट करें, आप वेट करें। 7 साल मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया, 2008 तक कोई बेनिफिट कुछ नहीं लिया। मेरे मियां माशाल्लाह से काम करते थे। अब उनकी हालत इतनी खराब है 2007 नवंबर से कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। वो तकरीबन हॉस्पिटल में होते हैं। राइट। डॉक्टरों ने पेपर भेजे हैं, एमपी ने मेरा ख्याल में 2006 से एमपी भी भेज रहा है, लेकिन एवरी टाइम वो यही कहते हैं जी आप वेट करें, आप वेट करें। ओके। तो मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से कि मेरे घरेलू हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब तो कोई लोन भी नहीं देता। मुझे आप एक बात बताइए, आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं अप्लाई कर दिया? कब? एक नई एप्लीकेशन और कर देती पिछले हफ्ते जब पुराने रूल्स चल रहे थे। मैंने 3 सोलिसिटर चेंज किए हैं। मेरी किस्मत ऐसी कि मुझे कोई अच्छा मिला ही नहीं है। मैं यही कह सकती हूँ कि 10 साल हो गए हैं। जब मेरा छोटा बेटा जो है वो 8 साल का था, अब वो माशाल्लाह 18 साल का हो गया। तो मेरे बच्चों की पढ़ाई, बड़े बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई क्योंकि वीजे नहीं है, उनकी यूनी वगैरह खत्म हो गई। मियाँ की हालत ये है। अभी फिर डॉक्टर ने भी पेपर भेजे हैं, मैंने भी अपनी भी बताई है कहानी कि मेरे ये हालात है। उन्होंने कहा जी फीस दें। मेरे सोलिसिटर ने कहा कि आप फीस दें। मैंने जैसे तैसे करके मैंने फीस भी दे दी है। इस बात को भी नवंबर में मैंने फीस दी है। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। किस चीज की फीस? जी आप हमें फीस जमा करवाएं। नहीं, आपने होम ऑफिस की फीस जमा कराई है? जी 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 होम ऑफिस की। यानी होम ऑफिस की फीस जमा करा के आपने कोई एप्लीकेशन की है? जी कोई एप्लीकेशन नहीं की। मैंने यही कहा है मेरे अपने सोलिसिटर से कि मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं की। तो मैं किस चीज की फीस जमा करवाऊं? उन्होंने कहा है जी नहीं हो सकता है कि ये कोई फीस का चक्कर हो। मेरी समझ में ये बात नहीं है कि सोलिसिटर ने ये बात मुझे अच्छा चलें, अब आप पूछो आपका सवाल क्या है? अच्छा हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि अभी उन्होंने 4 माह पहले मेरे से पासपोर्ट वगैरह और तस्वीरें मांगी हैं। अच्छा।
अब 2 वीक पहले उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप हमें हम पेपर भेज रहे हैं, साइन करके भेजो कि हम 4 मंथ के अंदर आपको जवाब देंगे। मैं पूछना ये चाह रही हूँ, मैंने सोलिसिटर से कहा कि मेरी पता नहीं कि मुझे वो ना भी कर देते हैं तो क्या होगा कि 10 साल की उससे मुझे मिलेगा, तो वो कहता है कि नहीं 10 साल पे नहीं मिलेगा, 14 साल पे मिलेगा। अच्छा। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही थी कि 3 साल इकट्ठे रहो, मैं तो 11 साल इकट्ठी रह रही हूँ, मियाँ की हालत खराब है, तो इसमें क्या हो सकता है? ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको यही कर सकता हूं कि माजरत के साथ आपको कोई पता नहीं कौन वो मिकी माउस सोलिसिटर्स मिले हैं जो आपको लेके चलते रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि होम ऑफिस फीस मांग रहा है तो किस चीज की मांग रहा है, या मांग रहा है तो क्या करना है उसके बारे में। ये बात नहीं होती कि कभी ऐसा हम सोचते हैं बैठ के हाँ हो सकता है कोई फीस का चक्कर हो, ऐसी बात कभी नहीं होती। हमें पता होता है कि क्या चीज है, जिसको जो कानून अपना जानता है, जो अपनी प्रैक्टिस जानता है, वो उस चीज को अच्छी तरह समझता है कि क्या चीज है। आपने एप्लीकेशन की, अगर आपने खाली एक लेटर लिख के उनको भेज दिया कि जी मैं बड़ी परेशान, मेरा ये मेरे ह्यूमन राइट्स है फलाना तो फलाना, वो सब कुछ उसका कोई फायदा नहीं, बिकॉज अब रेगुलेशंस के अंदर है, रूल्स के अंदर है कि आपको एक फीस पे करनी है। या आप सेट ऑफ एप्लीकेशन भेजते थे या आप FLRO एप्लीकेशन भेजते हैं, सो उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन करनी थी। आपको जो करना चाहिए था, पिछले हफ्ते तक भी आप सैटरडे तक भी ये चीज अगर कर देती, सैटरडे को भी अगर आप एप्लीकेशन करके पोस्ट में डाल देती, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी डेट ऑफ पोस्टिंग से काउंट होनी है चाहिए। सो अगर आपने वो भी डाल दिया होता तो आपको फैसला उसके अंदर 3-4 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। आपके केस में जो आप मुझे बता रहे हैं, मुझे तो हैरानगी हो रही कि अभी तक काम कैसे नहीं आपका हुआ। आपने कहा 2002 में आप आए यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन आपने की ब्रिटिश नेशनल के साथ, आप उनके साथ रह रही हैं पिछले 10 साल से। अब ठीक है उनकी दिमागी वो तवाज़न ठीक नहीं है या कोई बीमार है या जो कुछ भी है, डजंट मैटर। आपने जो इतना टाइम इकट्ठे गुजारा है, आपकी कोहैबिटेशन भी है, आपकी रजिस्ट्रेशन भी है, तो फिर क्या मसला है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आपको मुझे ये लग रहा है कि आपने एक दफा एप्लीकेशन की जो शुरू में की गई, वो रिफ्यूज हुई, उसके बाद आपके वकील आपको बस खराब करते रहे हैं कि जी हमने एप्लीकेशन डाल ली हुई है, इंतजार करो इंतजार करो इंतजार करो। ये कोई इस किस्म की चीज नहीं होती कि इतना इंतजार करना पड़े। अब आपकी तरफ से जो मैं समझता हूं कि एक प्रॉपर काम होना चाहिए वो ये है कि आपकी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तैयार की जाए जिसमें आपके पूरे फैक्ट्स को लिस्ट डाउन किया जाए, और उसके बाद आप ये लेके अपने MP के पास जाइए और MP से कहें कि जी ये मुझे फैसला चाहिए इसके ऊपर, ये मेरी एप्लीकेशन है। अगर तो मुझे इस पर फैसला फौरन नहीं मिलता तो आप उनको कह सकती हैं कि मैं फिर जुडिशियल रिव्यू में लेके जा रही हूँ, हाई कोर्ट में जा रही हूँ, और हाई कोर्ट में इस डिले के ऊपर, इस चीज के ऊपर मैंने आर्ग्यू करना है, बिकॉज इतने साल से मुझे लटकाया गया है, मुझे अभी फैसला चाहिए उसके ऊपर। ये आपको चीज करनी चाहिए। पिछले हफ्ते तक क्या करना चाहिए था वो ये था कि कोई नई एप्लीकेशन डाल दें, लेकिन अब मैं आपको वो नहीं कहूंगा, बिकॉज अब जो रूल्स आए हैं, अभी तक तो मुझे ये समझ आ रहा है कि वो कहते हैं कि जी आप आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते। सो हमें देखना है, आपको इसके लिए रास्ता निकालना है कि उन सब लोगों का क्या बनेगा जिनके पास अभी स्टेटस नहीं है, जो रूल्स के ऊपर नहीं आ सकते, उनके लिए कैसे एप्लीकेशन करनी है। सो अब कोई ना कोई उसके लिए रास्ता निकालेंगे हम लोग। लेकिन आपको जो चीज करनी चाहिए, क्योंकि इतना आपका स्ट्रॉन्ग केस बनता है, इतना आपका ये टाइम गुजर चुका हुआ है यहाँ पे, कि आपको अपने MP के थ्रू जाके करना चाहिए। दूसरी चीज, जो आप MP को अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजें, वो होम ऑफिस को भी भेज दें। उनका एक जुडिशियल रिव्यू डिपार्टमेंट होता है, वो उस जुडिशियल रिव्यू डिपार्टमेंट को वो भेजें और उनसे कहें कि मुझे 15 दिन के अंदर जवाब चाहिए, अगर नहीं मिलता तो मैं हाई कोर्ट जा रही हूं, और हाई कोर्ट में जाके जो भी खर्चा होगा, जो भी कॉस्ट होगी, मैं सारी आप लोगों से रिकवर करूंगी। तो डैमेजेस भी मांगूंगी और सारी अपनी कॉस्ट भी रिकवर करूंगी वहां से, ताकि उनको कोई जवाब देने का कोई जवाब तो मिले। अभी तक तो मेरा ख्याल है किसी ने उनको पुश ही नहीं किया, वो मजे से अपना बैठे में, फाइल आपकी घुमा के, वकील आपके बैठे में आपसे पैसे खा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, मैं और इसमें आपको कुछ नहीं कहना चाहता, मैं भी गुस्सा और आता है कि इस किस्म की चीजें क्यों होती हैं, बट आपको मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ इस तरह की चीज करें जो आपको कोई हरकत पैदा करके कुछ आपको जवाब मिले। आपसे फोटोग्राफ्स वगैरह जो मांगी, आपका केस लेगेसी में नहीं आता, आपका केस उन ओल्ड केसेस में आ रहा है जिनको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया, इसलिए हो सकता है आपसे फोटोग्राफ्स मांगी गई हों और आपको वैसे ही हो सकता है अगले हफ्ते, अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन में स्टेटस मिल जाए। लेकिन कुछ ना कुछ अब करें, इंतजार नहीं और करना। आपने 10 साल इंतजार कर लिए, बिल्कुल फजूल बात है, इतना वेट करने की कोई सेंस नहीं बनती। ऑलराइट जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होता है। हमेशा की तरह मुझे तो लगता है कि 5 मिनट में 10 मिनट में प्रोग्राम गुजर जाता है, बट एनीवे, अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इतना याद रखिए कि जो नए चेंजेस आए हैं, जो नए रूल्स आए हैं, उनको अच्छी तरह समझ के और अपने वकील को ट्रस्ट करके फिर कोई नई एप्लीकेशंस करें। ये नहीं करना कि बस कोई भी कुछ भी कह रहा है, जो हवा में बातें सुनी सुनाई की, कहे कि जी मैंने बुखारी को शो पे ये सुना था, कोई कहे जी मैंने फलाने साहब को शो पे ये सुना था, तो ये कर देते तो वो कर देते। ऐसा नहीं करना।
ये अब बहुत टेक्निकल रूल्स हैं, अब सारी चीजें ऐसी हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको हमेशा वकील के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन अभी जो ये नए रूल्स आ रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज आ रही हैं। मेरा मशवरा यही है कि अच्छे वकील के थ्रू जाइए जो अपना काम समझता हो, और तब आपका काम आगे पहुंचाया जाए। ऑलराइट जी, मुझसे रब्ता करना हो हमेशा की तरह मेरी वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं, फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं, मुझे आप लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं, और मैं दफ्तर में हूं तो मुझसे जरूर आके मिल भी सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज एंड गुड नाइट।